हेलो एवरीवन। यदि आपके भी मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो भाई 27 अप्रैल से चालू होने वाला है और मुश्किल से आपके एग्जाम में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। तो इस आखिरी 2 दिन के अंदर आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके जो मैथ में यार अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके जो मार्क आपके 20 में से अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास स्पेशली आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने उन क्वेश्चन को वैसा लिया है जो आपके हर एक बार रिपीट होते होते हैं। मैंने उन सभी टाइप को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम में भाई इनसे क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी डे का हो, किसी भी शिफ्ट का में हो। भाई इन टॉपिक से, इन टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आप ये लेकर चलो कि आपके एग्जाम में 16 से 18 क्वेश्चन भाई इन्हीं 100 टाइप में से मिलेंगे मिलेंगे 100% चांस है कि यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है। बाकी दोस्तों मैं अपने बारे में बात करूं तो भाई मैंने 2024 में वैसे अपना जीडी क्वालिफाई किया हूं। ठीक है। रैंक मेरा 39 आया था। मार्क्स मेरे कितने थे 153.5। ठीक है। ये मेरा 2024 का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है। 2025 के जितने भी आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं भाई साहब आपको चैप्टर वाइज करा चुका हूं। आप किसी चैनल पर आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है। जो कि आपके 2025 में पूछे गए थे। मैंने हर एक सवाल का सोल्यूशन किया। मैंने ये नहीं दिखाया कि भाई वो सवाल इजी है, भारी है, इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने सभी सवाल मैंने कि ऑल क्वेश्चंस को मैंने भाई साहब सोल्यूशन आपको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, वो चीजें है। ठीक है। तो मैं जब पूरा सोल्यूशन आपको करा था पूरा 2025 के, तो उसमें मैंने ध्यान दिया कि कुछ ऐसे टाइप हैं जो लगातार हर एक शिफ्ट में रिपीट हो ही रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वैसे मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया हुआ है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम भाई यही आपके 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। 1 मिनट में इसे हटा लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो 100 क्वेश्चन भाई आप बहुत ध्यान से करना। और बाकी जिनके भी यार भाई साहब 12 से लेकर 14 मार्क्स आ रहे हैं ना यार, 14 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सिर्फ इस 100 क्वेश्चन करने से जो आपके मार्क्स है भाई वो 17 से 18 क्वेश्चन आप एग्जाम में सही होने लग जाएंगे। मैं मॉक टेस्ट से बात कर रहा हूँ। अगर आपके 10 से 12 आ रहे हैं तो आराम से आप 17 से 18 कर पाओगे। अगर आपके वैसे 15 से 16 आ रहे हैं मैथ में तो 100% चांस है कि आप भाई साहब 19-20 कर ही लोगे। 19-20 क्वेश्चन आपके ये आपके सही होने लगेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा आप अटेंड करोगे, बल्कि मैं बोल रहा हूँ आप सही करने लग जाओगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ना, इरेज कर लेते हैं। हाँ। और पेन ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पेन, आपके ये ब्लू ले लेते हैं। चलो क्या है कि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, क्या दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके 330 सेंटीमीटर है। तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। अब पाई का मान इसने कुछ भी नहीं बोला था, पाई का मान 22/7 ही लेंगे। ठीक है। तो रख लेते हैं इसको। कितना दिया गया है वक्र क्षेत्रफल के, ये 330 दिया गया। ठीक है। सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई का मान 22/7 लिख लेंगे। आर हमें दिया गया क्या? नहीं, आर हमें नहीं दिया, हमें आर ही तो निकालना है। आर गुने एच, हाइट दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो कर लेते हैं। आप 15 से काटोगे इसको तो 15 दूनी के 30 और 15 दूनी के 30 22 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है। अब 2 से काट लो इसको, अब 11 बार में काट दिया और 11 से काट लिया इसको हमने 2 बार में काट लिया। ठीक है। तो 2r और 7 इधर चल गया, वही सब 7 बराबर 2r हो जाएगा। यानी कि जो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है? बेलन का व्यास है ना। तो आपको पता है कि त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, 2 से गुना कर दें, यानी कि जो हमारा व्यास है वो कितना हो जाएगा भाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहां पर 7 सेंटीमीटर? तब ये वाला भाई सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आप ध्यान देना इन टाइपों को कि मैं किस तरह सोल्व कर रहा हूं। ठीक है। आपको भी समझ लेना इन सब चीजों को। नेक्स्ट है 2500 का 88% का 13% और
2000 का 50% का 15% का योग कितना होगा, यानी कि आपको इन दोनों का मान निकाल कर और जोड़ देना है, ठीक है। तब पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2500 कर लिया गुने 88% बन गई, 88/100 कर लिया। फिर का 13% लिखा था, 13/100 कर लिया हमने, बिल्कुल कर लिया। अब 100 से ये डबल जीरो खत्म। फिर 4 से आपका 22 चौका 88 और 25 चौका 100, ठीक है। और 25 से 25 खत्म, यानी कि इसका मान कितना जाएगा, 22 गुने 13 कितना हो जाएगा आपका, ये 22 दिए 220 होता है, 220 और 22 66, यानी कि 268 कैसे हो जाएगा, नहीं 286 तक इसका मान गया, इसका मान गया। इसका निकाल लेते हैं, क्या है, इसे अलग पेंस कर लेते हैं, फ्लैक्स कर लेते हैं। क्या देखिए 2000 का 50%, आप 50/100 कर लो, 1/2 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 15/100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 20 5 100 5 बार में और 5 से 10 बार में। इसका मान कितना है, 150 है, ठीक है, 150 का, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमें इन दोनों का योग निकालना है, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 6 के 6 8 5 13 और 2 1 3 1 4, यानी कि 436 कहां पर दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया, ठीक है। बन गया भाई, ऐसे बनाने आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है कि लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता है कि घनाभ के विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर यानी लंबाई स्क्वायर प्लस ब्रेथ यानी चौड़ाई स्क्वायर प्लस हाइट यानी ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है, विकर्ण होता है किसका, घनाभ का, ठीक है। विकर्ण होगा ना यार, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। तो आप रूट कर लो, लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर, तो आप 13 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, सीधे लिखो 169 हो जाएगा। ब्रेथ कितना यानी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और हाइट कितना है 20, और 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है, बराबर। तब सेम ही रहेगा। अब आप रूट वाला जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 9 1 10, 2 2 6 8, 4 1 5 5 1 6, 680 होगा, यानी रूट 680 कितना हो सकता है। तो आपको पता है कि 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 होता है, और 729 कितना होता है वर्गमूल आपका 27 होता है, यानी कि ये जो नंबर है ना, ये आपके इससे बड़ा है और इसे ये आपका क्या है, ये मतलब छोटा है, ठीक है। इसका मतलब साफ है कि वर्गमूल होगा वो 26 से लेकर 27 के बीच में होने वाला है, कंफर्म है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है, बस मार दिया, बात खत्म, आगे करना ही नहीं है इसको। हाँ, अगर मान लो कि ऑप्शन ऐसे होता है कि मान लो बी ऑप्शन 27 आपका सी ऑप्शन देता है कि 26.43, तो अभी आप लफड़े में पढ़ते हैं, तब आपको वैसा बेसिक से 680 का वर्गमूल निकालना पड़ता था, आप ऐसे निकालते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। तो 2 2 लिखे 4 है ना, फिर 2 कर लो, 4 यहाँ रखो 2, फिर ऊपर से 2 को उतरेगा तो 280 कर लोगे, फिर 4 5 20, 4 6 24, 64 6 बार 24 24 3 27, फिर आप 26 कर लिया हमने, कर लो 36 हासिल 3 24 3 27 है ना, फिर 4 बचता है, इसे काट लो, इसे काट लो, 6 6 12 4 1 5, ठीक है। अब फिर यहाँ पर पॉइंट डालते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो होता है ना, ऐसे निकालना पड़ता है, फिर जीरो कर लो तो नहीं होगा, है ना। तो फिर यहाँ पर जीरो डालेंगे हम, तो फिर हमें 2 जीरो मिलता, फिर हम कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, फिर हम आपको ऐसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा काफी लेंथी जाता, लेकिन अच्छी बात यह कि हमें सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ यही था, तो हमने सीधे इसको, हमें इसको निकालना नहीं पड़ा, सीधा हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। चीजें है, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो आपको शॉर्ट अप्रोच पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। हालांकि ये है कि जीडी उतना डीप नहीं जाता है, जीडी आपको ऑप्शन उतना खेलता नहीं, सीधे आपको दे देता है। एक मिनट, एक क्वेश्चन आपसे स्किप हुआ है,
अरे एक मिनट, हाँ, इनमें से इसको बना लिया था। अब ये सवाल को, हाँ चलो, क्या सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो आप ध्यान दोगे तो ये आपके 3, 4 और 5 के ट्रिपलेट में बन रही है, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये आपका समकोण त्रिभुज है ना, ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल है। तो आप ये मानो तो 3, 4 और 5 नहीं होगा। तो आप बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। तो सिंपल ही होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 बेस क्या है, बेस को 4 ले लिया, आप कुछ भी ले लो, हाइट को फर्क नहीं पड़ता है, 2 से 2 कट लिया, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर। अरे यार 3, 4, 5 नहीं है ना, बल्कि ये आपका 6 है ना यार, 6 होगा, 6, 8 हो गया और ये आपका 10 हो गया ना। चलो एक मिनट से काट लेते हैं। 1/2 गुने 8 गुने 6 करो, तो 6, दो दो, 2 चौके 8, 6 गुने 4 24, तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज है, क्लियर इतना। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं। एक संख्या में 5% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 5% की कमी की जाती है, तो नेट वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो। आपका चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, भाई ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप इसको मार लो भाई साहब, 4 स्टार मार लो, 100% आएगा। और बनाना कैसे है, सिंपली एक बार इन दोनों को जोड़ दो और एक बार इन दोनों को गुना कर देना, बस यही करना होता है। जब भी सेम रेट हो, ठीक है, रेट सेम हो और वृद्धि और कमी की बात हो तो कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ दो। तो कितना हुआ, 5, 5, 10 और फिर गुना कर लो, ठीक है। तीसरे क्या हुआ हमारा, ये भाई निकल जाता है का, ये भी रूल में निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये कब काम करेगा, जोड़ के वो घटा गुना करने वाला, जब ये आपका हो जाएगा, आपका जब ये निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो तब। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपली क्या बोल रहा है कि हमें वृद्धि या कमी निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को गुना कर दो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर बटा में 100, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर सेम परसेंटेज हो और वृद्धि और कमी की बात हो तो हमेशा कमी ही होगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। कितना होगी, तो 5, एन का मान 5 रहता है, 5 का स्क्वायर 25 बटा में 100, यानी कि 0.25% की कमी हुई। कहां पर दिया गया, यहां पर दिया गया, बात खत्म, सिंपल सवाल यही है, ठीक है। हालांकि मेरे को वही बेसिक से रूल पर क्या है, 5% की वृद्धि हुई है तो +5, कमी कितनी है 5% तो -5, ठीक है। पर प्लस, तो 5 का प्लस में गुना और -5 कमी वाला, ठीक है। बटा में 100 कर लोगे इसको। अब +5 और -5 खत्म, और ये +5 गुना -5 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा ना यार, -25 बटा में 100 बराबर 0.25% की कमी बोल लो या -25 बोल लो, बात वही पड़ता है। तो सिंपली अब इतना ना करके हम सीधा क्या करते हैं, एन के स्क्वायर अपन 100, यानी कि सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जब भी ध्यान हो इतना लिख ले लो। इस टाइप का एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो उस समय आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, सिंपल 5 लिखा तो 5 25 बटे में 100 करो, कितना होगा 0.25, और सेम रेट है तो हमेशा कमी होगा, तो 0.25 कहां पर दिख रहा है, बात खत्म, ऐसे सीधे उड़ा देना सवाल को, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है, एक मिनट, सही सवाल रिपीट हो गया ना, हाँ रिपीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर 2.5 लाख रुपए की राशि 2 वर्षों में 2,75,650 रुपये हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, जब 2 वर्ष की बात करें तो आप ये देखो, ये भी आपका क्या है, ये आपका भाई साहब प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, अमाउंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों का आप रूट कर देना सिंपली। तो 2.5 लाख का रूट कितना हो जाएगा, अरे आप मान लो कि यहाँ पर इसको रखो, ठीक है, इसे आप रूट करो और यहाँ पर इसे रूट करो, ठीक है।
अब मैं इसको रूट क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि बात की गई ये 2 वर्षों में इतना हुआ है। अगर ये बोलता है कि इतना रुपए की राशि 3 वर्षों में इतना होता है, तो हम इसको वैसे भी यही आपका क्यू रूट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, क्यू रूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिर्फ 2 वर्षों में, तो सिंपली हम इसको वैसा सिंपली रूट करेंगे इसका, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कितना आएगा इसका, सिंपली डबल जीरो है और 2 जीरो का पेड़ बन रहा है ना, तो आप 2 जीरो यहाँ निकाल लो और 25 का 5, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, 500 हो गया। और इसका कितना हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 525, ठीक है, इसका वर्गमूल 525 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो भाई मैंने इसका निकाला है इसलिए मुझे पता है, ठीक है, आपको बेसिक से निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो चीजें हैं। तो कितना बड़ा है, एक मैं आपको निकाल के दिखा भी दे रहा हूं। अगर मान लो आपके सामने आ गया तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर निकालते हैं 2,75,625, ठीक है। मैं पेयर बना लो, लास्ट से पेयर बनाते हैं, पेयर ला ये, एक मिनट इरेजर लो, आओ जो ऐसा, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट से पेयर बनाते हैं, पेयर पेयर पेयर, ठीक है, दो पेयर बन रहा है, बनाएंगे वर्गमूल। पहले कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 50 25, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पर 10, 5 यहाँ रख लिया, 2 बच गए ना इधर, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर 7 और 5 ऊपर से उतरेगा, नहीं क्या करूंगा, ऊपर से 5 6 उतरेगा ना, 5 6, सिंपली आप 2 बार में ही जाएगा ये तो, 3 बार मतलब 300 हो जाएगा ना यार, तो अपनी हो जाएगा 204, सही है। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 5 की 5, ये खत्म, तो 2 4 0 1, ठीक है। ऊपर से कितना उतरेगा भाई, 25 उतरेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 5 50 25 की 5 हासिल 2 5 20 2 22, फिर 5 गुना 0 तो हासिल कटेगा 2 और 5 की 5 पूरा कट गया। तो कितना वर्गमूल है, 525 है, समझ में आ गया। तो भाई ऐसे आप वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना बड़ा हुआ है, 500 से कितना बड़ा ज्यादा है, 525, यानी कि 25 तो ज्यादा है, तो 25 कितने में, 500 में, गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से काट लो, 50 25, यानी कि 5% आपके यहाँ पर रेट है, कहां पर 5% प्रतिवर्ष, बन गया, बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, क्या बोल रहा है कि एक कार निर्धारित समय से 4 घंटे देरी से निकली, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी। कार की सामान्य गति क्या है, मान लिया कि कार की जो सामान्य गति है वो कितना है, x है, ठीक है। तो x किलोमीटर से वो जा रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 4 घंटे देरी से जा रही है, तो इसमें 4 घंटा माइनस कर लेंगे, तो यही आपका हो जाएगा x और प्लस 10। अब देखो ये मैं कैसे लाया हूं, क्या सवाल क्या बोल रहा है कि एक कार 4 घंटे देर से निकली है, तो मान लो कि उसकी चाल 1 किलोमीटर है, कुछ भी है, तो सिंपली चाल में जब हम दूरी को चाल से भागा देते हैं तो टाइम निकल जाएगा, तो कुछ खास टाइम है हुआ, और उस टाइम से हमने 4 घंटे कम लिया है, क्योंकि 4 घंटे देरी से तो निकला है, लेकिन गंतव्य पर समय पर पहुंचने के लिए जब टाइम पर पहुंचे तो कब पहुंचे हैं, जब सेम दूरी को हमने अपने सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, तब हम पहुंच गए सेम टाइम पर। लेकिन एक्चुअल टाइम कितना लगा है हमें, 4 घंटा कम ही तो लगा है, क्योंकि हम 4 घंटा ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। मान लो कि भाई मुझे मान लो कि अभी टाइम कितना बज रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है, सुबह में 8 बज रहा है, और मुझे पहुंचना है शाम में 4 बजे तक, और मैं ऑलरेडी 4 घंटा लेट हुआ, यानी कि भाई 12 बज चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी कार की स्पीड जो है वो थोड़ा सा, मान लो मेरी कार की स्पीड x है, तो मैं इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा लेता हूँ, तो मैं भाई अब भी 4 बजे पहुंच जा रहा हूँ। तो भाई मुझे लग रहा है कि मुझे रियल में 8 घंटे का सफर था,
लेकिन क्योंकि मैंने चाल बढ़ा दिया है तो भाई अभी मेरे 4 घंटा ही लगा। तो वही है कि पहले जितना टाइम लगना था उसमें जो 4 घंटा वो कम ही लगा है। ठीक है, कब? जब हमने सेम दूरी को बढ़े हुए चल साथ दूरी को तय किया, तब समझ में आया इसी चीज है। तो करते हैं इसको सिंपली, कुछ ना करो यार, आप 4 को उधर भेजो, इसको इधर भेज दो। तो 480 बटा में x, ये आपका प्लस में दे रहा है, तो 480 बटा में x प्लस 10। अब 4 इधर माइनस में दे जाता हूँ, प्लस में तो 4 कर लिया। अब इसे कर लो भाई, फिर गुना कर लो तो कितना जगह है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा ना आपका। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप भागा तो इसमें तो यही आएगा सिंपली। तो इसे लिखो 480 एक्स प्लस 4800। ठीक है, अब इससे हम भागा देंगे इसमें, तो वैसे एक्स आएगा, तब ये 480, एक मिनट यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, ये माइनस, ठीक है माइनस है 480 एक्स बराबर 4 ही होगा। ठीक है, अब देखो 480 एक्स माइनस में और इधर ये प्लस खत्म हो जाएगा, कितना कितना बच जाएगा, 4800 बटा में एक्स का स्क्वायर प्लस 10 एक्स बराबर 4। 4 से काट दो इसको 1200 बार में, हमारे पास इक्वेशन आता है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 10 एक्स बराबर 1200। अब इसको वैसे 1200 इधर ले लो, माइनस 1200 बराबर 0। तो अब इसको आप पेयर निकाल लो, यहाँ से क्या निकल सकता है, 1200 है तो 12 का 4 3 महा, तो सिंपली 1 हो जाएगा आपका एक्स प्लस 40 हो जाएगा, और आपका 1 हो जाएगा एक्स माइनस 30 हो जाएगा, तभी तो 12 होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका मान तो हमेशा माइनस 40 आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मान आपका एक्स बराबर आपका हो जाएगा ये 30, तो आपका बस 30 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, तो जो सामान्य गति इतना है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, इसी चीज है। तो आप यहाँ रख कर देख सकते हो कि 30 से भागा दोगे इसको तो 16 बार में, तो 16 घंटा ये लग रहा है ना, 4 घंटा का, तो इसका मान 12 होना चाहिए। तो 40 से तो 12 करते हैं, हाँ सही है, तो 30 का सही हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, ये सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना, और बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया ये। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ध्यान से भटका ना भाई, ये सवाल हाथ से गया। क्या सवाल है कि एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 4:3 है। उसके व्यय में उसकी प्रारंभिक बचत के 1/4 हिस्से के बराबर की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी आय में 300 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि उसकी बचत समान रहती तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सिंपली, मान लो यहाँ पर इनकम में से अगर आप खर्च लगाओगे एक्सपेंडिचर तो ये बचता सेविंग। ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इसका खर्च कितना है, खर्च 4 अनुपात है और सेविंग कितना है, 3 अनुपात। तो सिंपली बात है कि इनकम जो है वो भाई साहब 7 अनुपात में होगी। कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल। अब देखो चूंकि यहाँ पर जो आय है वो 300 रुपए वृद्धि हो गई है, कहां पर दी गई है आपके, तो सिंपली हम इसको सब ऐसे सिंगल अनुपात में नहीं लेंगे, तो भाई एक्स मान लेते हैं कि 7x 4x 3x। ठीक है, तो दिक्कत है यहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि उसके व्यय में, यानी उसके व्यय में उसके प्रारंभिक बचत के 1/4 के बराबर वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसका जो खर्च है व्यय, इसमें इसके बचत के 1/4, तब 3x का 1/4 का कितना आएगा, 0.75 एक्स ही होगा। तो इतना ही वृद्धि बोल रहा है, तब कितना हो जाएगा, ये बढ़ के 4.75 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, और उसकी आय में 300 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि 7x पहले आई थी, अब 300 रुपए और बढ़ गया है। तो क्या बोल रहा है, इतना होने के बाद भी इसकी जो बचत है वो समान रहती है, यानी कि ये भाई आपके 3x के बराबर ही है। पहले भी बचत इतनी थी, अभी बचत इतनी ही है। ठीक है,
यही बोल रहा है कि इसका प्रारंभिक व्यय कितना है। तो देखो पहले भी 3 से आ रहा था तो सेम यही, तो इनमें डिफरेंस क्या मतलब पहले से क्या बदला हुआ है? तो सिंपली 7x में मात्र हमने भाई 300 जोड़ा हुआ है और इसमें 4x में हमने .75 जोड़ा हुआ है, तभी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो पहले भी बचत इतना ही था और भी बचत इतना ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि 0.75x का मान ही 300 दिया गया है। समझ में आया? तो x का मान कितना हो जाएगा? 300 गुने 100 बटा में 75। अभी 100 कहां से आया? जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा ना जी, तो 100 यही गुना हो गया, इधर गया, ठीक है। तो 75 दूनी के 150 मतलब 4 बराबर हो जाएगा। तो एक सौ कितना जाएगा भाई? एक सौ माना आ गया 400। तो पूछा क्या गया है उसका प्रारंभिक व्यय, यानी व्यय कहां पर है? व्यय आपका हुए 4x है, ठीक है। तो x का मान कितना है? 400। तो 4x का मान के 4 गुने 400 क्या हो जाएगा आपका? भाई हो जाएगा आपका ये 1600 रुपया हो जाएगा। कहां पर है 1600? भाई ऐसे बनाने, ठीक है। सवाल काफी ट्रिकी था लेकिन अच्छा है, और ऐसे सवाल आते ही आते हैं। तो हम भाई इसको भाई स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है 12 और 25 के बीच आभास संख्या का औसत क्या है? तो भाई आपको पता है कि आभास संख्या किसे कहते हैं? जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे, ठीक है। तो 12 तो है नहीं, 12 और 25 के बीच में देखिए पहला क्या हुआ? पहला 13 है, 15 होगा नहीं, 17 होगा, 13 17 19 21 नहीं, 23 हो सकता है, हाँ 23 होगा। इनका ही हमें बोल रहा है एवरेज निकालने के लिए, इनको भाई जोड़ लो आपस में और बटे 4 संख्या तो 4 कर लो, कर लो। 9 3 12, 12 3 15, 5 7 22 हासिल 2, 2 3 5 2 7 बटा में 4। अब 18 बार में घट गया, बात 18 आंसर आ गया कहां पर? सवाल ये था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने ना इसके अंदर ना ऐसा नहीं है कि भाई साहब कि मैंने बहुत भारी या बहुत ही सवाल दिया, नहीं, मैंने वो सवाल दिया है जो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, एकदम सेम लेवल का, इसी लेवल का भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखो इस सेम टाइप का मैंने आपको बताया था ना कि जब सेम परसेंटेज हो और वृद्धि और कमी हो तो क्या परिवर्तन होगा? तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एन के स्क्वायर बटा में 100, ठीक है। हमेशा कमी ही होगा, ठीक। कितना हुआ? तो भाई 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुने 20 बटा में 100 कर लो। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी कि सब कुल मिला के 4% की कमी हो गई। कहां पर दिया गया है? तो ये भाई सब 4% की वृद्धि, ये रहा, बन गया, ठीक है। तो आपको भी सिंपल ऐसे ही बना लेना है इजी वे में, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, और ये बहुत बढ़िया सवाल दिख रहा है और काफी लेंथी सवाल भी है, और ऐसा तो भाई साहब आपके 20 में से एक सवाल आएगा। आपके एग्जाम में अगर मान लो 20 क्वेश्चन आएगा ना, तो भाई पक्का आपके 2 से 3 सवाल भाई ऐसे ही लेंथी आएंगे, आ रहा है। बाकी अब देखो 20 में से दो तीन सवाल लेंथी आएंगे, और 12 से 14 सवाल जो ऐसे होते हैं ना यार, वो बहुत इजी आते हैं। और फिर आपके यहाँ पर 3 से 4 सवाल शुरू आता है मॉडरेट के, और बाकी लेंथी आता है। यही आपका भाई पैटर्न रहता है इसी, ठीक है। चलो इसको पहले हटाते हैं, हट जाओ भैया तुम, आप जाओ, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये लेंगे। क्या बोल रहे हैं कि एक ठोस बेलन जिसकी आधार त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये बोल रहा है, देखो मान लो कि हम एक बनाते हैं बेलन, ठीक है। थोड़ा सा हमारा ये आड़ा टेढ़ा बन रहा है तो उस पर भाई गौर नहीं करना है। ये हमारा बन गया बेलन, ठीक है। चलो भैया बन गया हमारा ये बेलन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, वो कितनी है? 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। चीजें हैं तो क्या बोल रहा है कि अगर आप इसको समविभाजित कर दो, यानी 20 से बांट दो, बांटने पर हमें 2 बेलन मिलेगा, तो सही है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना हमें वृद्धि होगी? तो सिंपली पहले क्या करेंगे कि पहले तो जो पूरा है हम पूरे को ऊपर निकाल लेंगे, और फिर दोनों का निकाल लेंगे, और दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं पूरे का।
तो आपको पता होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आपको होता है 2 पाई r क्वेश्चन में r प्लस एच, ठीक है। ये किसका होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बेलन का होता है, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, 2 × 22/7, आर कितना है 28 देगा, ध्यान रखना है इसको, 28 गुना ही होगा ये, और आर प्लस एच यानी कि त्रिज्या और हाइट में जोड़ देना था। 28 और 24 कितना हो जाएगा, 8 4 32, 28 4 32 32 20 52, यानी कि आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। 7 से कर लो, 7 चौका 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, 22 चौका 88, ठीक है। 88 दूनी के, अरे 8 दूनी का 16, 8 दूनी 16 17 76, 76 गुना 52 कर लेते हैं पर, 6 दूनी के 12 और 7 दूनी 35, ठीक है। फिर 6 5 30 3 17 85 3 88 88 बन गया, चलो ठीक है। 2 5 5 3 8 और 88 52 जो है ये भाई साहब ये बड़े वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल निकाल लेते हैं छोटे वाले का, ठीक है, छोटे वाले का इसके विषय में फॉर्मूला यही होगा, तो रख लेते हैं 2 × 22/7, यहाँ पर तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ ये छोटा का है बड़ा का है। अरे यार क्या दिक्कत दे रहे हो तुम, चलो ठीक है। अब यहाँ पर जो आर तो यहाँ भी सेम ही रहेगा, तो यहाँ भी 28 हो गया। अब आर प्लस एच, तो आर तो आपका यहाँ भी 28 सेंटीमीटर है, लेकिन अब जो हाइट है ये आपके 24 ना होगा बल्कि 12 होगा, क्योंकि हमने इसको आधे से काट दिया है। तो 12 28 और 12 कितना हो जाएगा, 8 2 10 2 3 4, यानी कि अब हमें यहाँ पर आर प्लस एच 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने का होगा, ये मान जो है वो बस अब एक भाग का होगा, यानी आधे भाग का, तो हमें दोनों का ही तो निकालना है। तो सिंपल हम इसमें भाई साहब आपके 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब सिंपल करो, 7 चौके 28, ठीक है, कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 दूनी के 176 गुने 40 करना है, यानी कि 176 गुने 40 करना है ना, कर लो। 0 का 0, 6 चौका 24 4 हासिल 2, 70 चौका 68 2, 68 2 70 होता है ना यार, 70 होगा हाँ। और ये तो सिर्फ एक का है, हमें 200 करना है, तो ये हमारा आ जाएगा भाई साहब 0 4 दूनी के 8 0 17 14,080, यानी इतना डिफरेंस आया है। बड़े वाला कितना है, इतना, और दो छोटा का इतना है, तो कितना वृद्धि हुआ है, तो आप कर लो, वृद्धि वगैरह निकालेंगे हम, 14,080 में से घटा लेंगे कितना, 8852, 8852, उसमें 2 जगह 8, आपके ये सब में 5 जाएगा 2, इधर से 8 जाएगा 2, इधर से 8 जाएगा 5, इतना डिफरेंस हुआ है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपका 5228 बटा में ये हो गई, ये हो गई 8852, एक मिनट 5200 या 28 है ना कि 88 है, ठीक है। अब गुने 100 कर दो, पर निकल जाएगा परसेंटेज, काटते हैं फिर तब इसको 4 से कट देगा, ये 4 से 22 और 13 चौका 52, ठीक है। फिर 4 से काट लो, 13 चौका 52 और 7 बार वैसे 28, ठीक है। अब कटेगा, अब 4 से नहीं कटेगा, ये 7 में से 11 3 से नहीं कटेगा, सिंपली हमें 2213 से इतना में भाग देना है, और जितना आएगा वो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लेंथी जा रहा है, तो भाई सवाल ही ऐसा है ये। देखो एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन में यार आपका ये उतना हार्ड नहीं देते हैं, बस ये थोड़ा लेंथी कर देते हैं, इसलिए यार जो दिमाग है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। करते हैं इसको, 2 छके 12 होगा, सिंपली 2 छके 12 ले लिया ना, तो हमें यहाँ पर लेना अच्छे तरीके, 18 के 8 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7,
छह दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 1 13, ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर 5 से लेना पड़ेगा। देखो जो भी आंसर हमारा आएगा ना यार, उसके पहले 5 हो, तो हम 6 तो ले सकते नहीं है, और 6 से कम 5 ही है, तो सिंपली और 5 वाला ऑप्शन एक ही है। हालांकि आप सोल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा, लेकिन हम क्यों करें भाई? सिंपल हमें सोल्व करने के तुरंत ना मार्क्स मिलेंगे, हमें तो सिंपल आंसर लाने के मार्क्स मिलेंगे। तो वही चीजें हैं, 5 है, बस यहाँ पर करके खत्म कर दे। एक सवाल और भी लेंथी है, उसको हम और लेंथी बनाएंगे तो कोई मतलब बनता नहीं है ना। हमारा काम है भाई कुछ भी करके खत्म करके आगे बढ़ना, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है कि राकेश को एक टीवी भाई 29,216 रुपए में बेचने पर, ये आपका भाई एसपी ध्यान रखना, ये आपका बेचने पर 4% के हानि होते हैं। अब बताओ 4% हानि मतलब क्या होता है भाई? ये खुद का 96% है, ठीक है। और 4% लाभ कमाने के लिए 4% का मान निकालना, ठीक है। तो सिंपल ये एसपी कितना दिया गया है? 39,216 रुपए दिया गया है। और हमें पता है कि जो एसपी है ये भाई 96% का मान है, तो ले लिया 96 यहाँ पे लिख लिया। और हमें निकालना कितना है? 4% लाभ, यानी कि 104% का मान निकालना है। बस सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। 4 से भाग लेते हैं, 2496, 4 से 4 9 36, 36 हो जाएगा ना। फिर 3 2 4 8 32, 4 को 16, फिर 4 से 4 6 24, फिर 4 से 4 दूनी के 8, 4 को 16, 4 5 20, ये ठीक है। और 3 से 2 बार में 3 से काट लो, 3 8 24, 17 तिया 51, और 2 से काट लो इसको 52 बार में। हमें गुना करना है 817 को 52 से, तो कुछ नहीं करना है। 7 यहाँ पर सिंगल डिजिट, 2 यहाँ पर सिंगल डिजिट, तो 7 दूनी के 14, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में 4 आएगा, यानी सिंगल डिजिट 4 होगा। इसमें ये बात खत्म। आप गुना करो इतना ही आएगा, लेकिन हम क्यों करें जब हमें पता है कि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके लास्ट में 4 दिया गया है। समझ में आया? नेक्स्ट है मूल्यांकन करें इसका। सिंपली 15 गुने 2, 15 भागा 5, और -2 गुने इतना, ठीक है। कर लो इसको, 15 भागा 5, इसका मान कितना गया? 3 आ गया, ठीक है। 2 गुने 13.5, इसका मान कितना देगा? 27 है ना। -27 +27, ये माइनस है, इसका ये मान 30 हो गया। माइनस से प्लस खत्म, 30 - 30 27, बात खत्म, ठीक है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई इतनी है तो उसका आधार का व्यास क्या होगा? सिंपल, कुछ नहीं। आपको पता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व, कर्व बोलते हैं ना इसको, नहीं लेटरल सरफेस बोलते हैं, हाँ लेटरल सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। सिंपली तो 2 गुने 22/7, आर का मान कितना दिया गया है? आर का मान नहीं दिया गया हमें, ठीक है। हाइट कितनी दिया? हाइट 11 दिया गया है, और इसका कुल मान कितना है? 968 दिया गया है, ठीक है। कर लेते हैं 9 8 तरह 11 से काटेगा, 11 से काट लो, 11 8 है 88, और फिर 11 8 88, लो 22 चौके 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो इधर आ गया। तो आर बराबर 7 दूनी के 14, यानी कि आर का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो है आपका ये 14 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना है व्यास, यानी कि 14 गुने 2, यानी कि 28 सेंटीमीटर। कहां पर दिया गया है? लो जी, बन गया जी, ठीक है। तो आगे बढ़े, एक मिनट, ठीक है। ये बनाने हैं। क्या बोल रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 68,000 है। कितनी है? 68,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, और दूसरे वर्ष 5 वर्ष घट जाती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या की जाए? कुछ नहीं करना यार, सिंपली 68,000 वर्तमान जनसंख्या है, ठीक है। 10% बढ़ने का मतलब क्या है?
10% का मान होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 का बढ़ना, यानी कि 11/10। फिर 5 वर्ष घटने का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी कि 20 में 1 की घटना, यानी कि 19/20। ठीक है, बस ये निकालना है। तो एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। ठीक है, अब 2 से काट लो इसको। 34 बार में, 340 बार में। ठीक है, तो बस इतना ही करना है हमें। तो काम कर रहा है 340 को गुणा करते हैं 11 से, तो कहिए 0, 4, 4, 3, 7 और 3 गुणा करना है 19 से। तो 0 तो आएगा, फिर 9 का 36। हाँ, यानी कि लास्ट में 60 आना चाहिए। कहाँ पर है? सिर्फ इसका ऑप्शन में, तो आप ही कर लोगे। ठीक है, अच्छा मैंने एक और चीज यहाँ पर किया, डायरेक्टली मैंने 340 को 11 से गुणा किया। क्या आपको आता है इसे गुणा गुणा करना? मैंने कैसे किया? 340 × 11 कैसे किया मैंने? भाई कुछ नहीं करना है, आपको पहले लास्ट वाला बता देना है, 0 0। फिर आपको ये और ये जोड़ देना है। तो 0 और 4 कितना होगा? 4। फिर आपको इसको और इसको जोड़ना है, तो 4 3 7। फिर लास्ट वाले को जो 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 उतार देना है। तो कैसे हो जाएगा? चलो एक और दिखा रहा हूँ। मान लो कि अब है आपका, ऐसे करते हैं, 68,500 को करते हैं 11 से गुणा। क्या हुआ? 0 का 0। ठीक है, 0 का 0, फिर 0 प्लस 0, ये भी 0, फिर 0 प्लस 5 5, फिर 5 8 13 हासिल 1, फिर 8 6 14। ठीक है, 14 1 15, फिर 6 1 7। भाई इसका मान इतना हो जाएगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि 7295 को अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप मुझे बताओ इसका मान कितना आएगा। आप अभी गुणा करो और अभी बताओ कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भाई 11 का गुणा करना हो, या भाई आपको 111 से गुणा करना हो, भाई जब बहुत काम आता है। सच बोल रहा हूँ मैं, बहुत काम आता है, स्पेशली मेंसुरेशन चैप्टर में भाई बहुत काम आता ही है। क्योंकि आपको पता है कि पाई के मान भाई मेरे साथ साथ लेते लेते हम, तो वहां बहुत काम आता है। तो आप 11 का गुणा करना आप सीख लो अभी से। ठीक है, पर आप कमेंट करो तुरंत अभी कि इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, आप जल्दी बनाओ और बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देर नहीं लेना चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं कि 37 और 41 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? ठीक है, तो एक बार जान लो कि 37 और 41 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। तो सिंपल बात है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन निकलेगा नहीं। तो सिंपली जो इसका एलसीएम है वो कितना होगा? 37 × 41 होगा। तो सिंपली जो भी आपका आंसर होगा उसके लास्ट में सिंगल डिजिट में भाई साहब 7 ही होगा, क्योंकि 7 × 1 7 ही होता है। वो सिर्फ इसमें ही है, तो बन गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 51 दिन का राशन है। तो भाई कितना राशन हो जाएगा? 148 गुने 51, तो राशन है हमारे पास पूरा। ठीक है, यदि 9 दिनों बाद 37 व्यक्ति होटल छोड़ देते हैं तो शेष राशन कितने दिन चलेगा? ठीक है, देखो अब देखो 9 दिनों के बाद, यानी कि 9 दिन तो भाई साहब 148 लोगों ने भाई खाना तो खाया ना। कि नहीं खाया? तो बिल्कुल खाया। तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना? 148 × 9। ठीक है, तो कहने का मतलब अब कितना बचेगा हमारे पास? तो सिंपली आप कॉमन ले लो। तो 148 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या होगा आपका इसमें से? 51 - 9 कर लिया, कितना हो जाएगा? 148 गुने 11 से हो जाएगा 2, यानी कि अब हमारे पास 148 गुने 42 इतना ही खाना बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 37 व्यक्ति जो छोड़ देते हैं, तो अब कितने बचे हैं? अब इसमें घटा लो 37 व्यक्ति। आपने सब जगह एक, 4 में 3 जगह एक और एक, यानी अब 111 लोग बचे हैं और हमारा खाना मात्र इतना बचा हुआ है। तो ये कितने दिन चलेगा? तो आप कर लो, गुना कर लो आप। ये 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 7 21। ठीक है, अब ये 3 से 14 42,
अब तो कुछ कटेगा नहीं यार। हम्म? तो हमने सब कुछ सही तो किया ना यार। 9 दिन के बाद इतना भी कुछ होता है, ठीक है। हम्म। हो सकता है कि भाई इसका जो आंसर वो पॉइंट में निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पर गुना करना ही पड़ेगा। तो 148 गुना 14 तो करते हैं पहले। 148 गुना 14 कर लेते हैं गुना। 8 का 32 के 2 हासिल 3, 4 का 16, 16 3 19, 4 1 5, 8 4 1 2 9 8 17, 5 4 9 1 10 1 2। सिंपली 37 से भागा देना है 207 72। तो ये भी 5 बार हो जाएगा। 7 5 से 35 के 5 हासिल 3, और 25 3 15 3 18। 27 5 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, 1 खत्म। ये आपको मेरे ख्याल 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि तुम्हें 3 बार में से 11 आता है, तो 6 बार में 222 तो आएगा ही आएगा। 7 42 के 2 हासिल 4, और 6 3 18 4 22 खत्म। ये पूरे आपके 56 दिन दिए हैं, और चलेगा, समझ में आया चीजें है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है और 12 18 24 और 27 से विभाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, अब 27 यानी कि 9 से, तो 4 3 7 2 9, ऐसे 9 से तो ये भी कट जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हें में निकालना ही पड़ेगा, कहने का मतलब क्या है, चलो कोई नहीं। अब 12 18 24 और 27 का आप एलसीएम ले लो, जल्दी निकल जाता है। ऐसा तुक्का मारने के बजाय सिंपली 2 से तक जाएगा जाएगा। 2 6 के 12, 2 9 18, और 2 से 12 12 24, 27। फिर 2 से जाएगा ना 20, तो हाँ 2 से जाएगा, 2 3 6 9, 2 6 के 12 और 27। अब तो 3 का लहर आने चाहिए। 3 से 3 का 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 9 27। फिर 3 से 1 1 2 3, ये कर लेते हैं। 2 2 के 4, 4 3 12, 32 36, 72 72 दिया। 72 गुने 3, तो 3 2 के 6, 7 के 21, यानी कि 216। तो क्या 216 एक वर्ग है? नहीं, 216 में घनमूल होता है, वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो देखो 216 आपका पहली बात की वर्ग होगा नहीं, नहीं है। 432 भी वर्ग नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये आपका 216 से 9 से भी कटेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। 6 25 21 24 84, नहीं ये भी नहीं कटेगा। तो सिंपली 1296। ठीक है, इसी जो है, फिर इसका आप 6 गुना करोगे तो भाई ये 1296 हो जाएगा। ठीक है, तो 1296 को होता है 36 गुने 36, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। तो 16 तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो गुना 6 करेंगे तो हमारा 1296 आ जाएगा। तो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर तू काम नहीं करते, क्योंकि वैसे आप देखो ना, 27 है तो 9 3 भाई, 9 3 से सब कटेंगे। 12 है तो 2 से सब कट जाएगा। 18 9 24, एक 8 वाला ऑप्शन था हमारे पास, तो वही बात पड़ता था, हमें इसको सोल्व करना ही पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट 1296 का तो अभी हमने निकाला, वैसा 36 होता है वर्गमूल। 121 का 11 होता है 15। 16 का 1/3, हमने की क्यू रूट तक का 6 ही होगा ये, गुने 11/2 का 15 होता है। क्या होगा, कितना आएगा भाई, तो 15 से 15 खत्म, 11 से 11 खत्म, 6 से 6 खत्म, 6 से 36 आपका 6 बार में खत्म हो जाता है। तो 6 आंसर हो जाएगा। अरे क्या, चलो आगे बढ़ते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है कि 122 जेड में 40 रुपए प्रति किलो के 42 किलो चावल को 60 रुपए प्रति किलो के 58 किलो चावल के साथ मिलाया जाता है। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए, कीमत प्रति किलो में
निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं है, हम निकाल लेते हैं। क्या बोल रही है कि 42 किलो चावल को, यहाँ पर आप देखो केजी, यहाँ पर देखो प्राइस, 40 किलो के भाव से, 40 रुपए प्रति किलो भाव से, और 58 केजी चावल को 60 रुपए प्रति केजी के भाव से ये बेच मिला रहा है। ठीक है, तो भाई इसका हम आपका डिविजन लेते हैं, कितना ले सकते हैं हम इसका भाई डिविजन 50 लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -10 गुने 42 यानी कि -420, और ये का +10 गुने 58, यानी कि ये हो जाएगा माइनस में 420, और ये हो जाएगा प्लस में 580। यही किन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 0 8 2 जगह 6, 8 0 8 2 जगह 6, 160 ज्यादा है कितने पर, 8 2 10 और 5 4 9 यानी 100 पर, यानी कि 1.60 हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 1.60 अगर हम जोड़ लिया, तो ये क्या गया हमारा, ये 51.60 रुपया हमारा ये असली में सीपी आ जाता है। ये असल में हमारा सीपी आ जाएगा कि इस हमने इसको मिलाने के बाद हम इस दर में बेच सकते हैं। लेकिन क्या बोल रही है कि हमें इसको 20% का लाभ पर बेचना है, यानी कि अब देखो 20% मतलब क्या होता है लाभ का, मतलब 20% मतलब होता है 1/5 है ना, यानी 5 में 1 ज्यादा, यानी कि आप 6/5 कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 51.60 गुने 6/5। अब पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 को गुना कर लेंगे, 100 से 100, 185 रन दो, गुना कर लेते हैं, 6 गुने 6 36 होगा, और 6 6 3 9, और 6 5 30, 30 96/50। अच्छा, अगर हम इसको नीचे 200 गुना कर दे देंगे और ऊपर में अगर 200 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि नीचे हमारा 100 हो जाएगा, तो हमें पॉइंट लगाने में इजी होगी। कर लेते हैं, 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18, 1 19, ये आपका एक ही होगा, और 3 दूनी के 6/100। तो क्या हम इसको 61.92 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस बन गया हमारे आंसर, क्या चाहिए। ठीक है, चलो जी। यदि एक बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुसार 7 इतना था, बेलन का आयतन, तब पता है आपको कि बेलन के आयतन और फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, पाई का मान क्या है, 22/7 दिया गया है। आर क्या है, आर आपका 7 दिया है, तो 7 गुने 7 7 का स्क्वायर देगा, और हाइट कितना दिया गया है, हाइट 15 दिया गया है, तो 7 से 7 काट लिया हमने, तो क्या देगा, 22 आते 154 गुने 15, कर लेते हैं 15 से गुना, क्योंकि हमें गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ये तब होगा नहीं और ये भी होगा नहीं, और दोनों के लास्ट में 0 0 है, तो कर लेते हैं। 5 का 20 का हासिल 2, 50 25 2 27, और 5 2 7 ही होगा। ठीक है, फिर ये 1 से जाता 4 5 और 1, 0 7 4 11, 7 5 12 1 13, ये 2 यानी 310 कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर क्यों हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास को थोड़ा पीछे कर लेंगे और आप समझ लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में लाल और हरी गेंदों के अनुपात जो है वो 4:9 है। ठीक है, कितना है, आप इसको मान लो कि 4x है और 9x है। सिंपल सिंपल इजी होता है ऐसे बनाने में। क्या बोल रहा है, ये आपका रेड गेंद है, ये ग्रीन का है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि बैग में 6 हरी गेंदों और मिले, इनकी ग्रीन वाले में आप 600 और जोड़ दे रहे हो, ये जो अनुपात है आपका भाई 1/3 हो जा रहा है। बस सोल्व कर लो, चलते ही आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चलते ही 12x बराबर 9x प्लस 6, ये 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में देने की, आपका 3x बराबर 6, x बराबर। तो पूछ क्या रहा है कि बैग में कितने लाल गेंदे थे, तो बैग में आपके 4 अनुपात लाल गेंदे थे, 4x लाल गेंदे थे, 1/2 है, तो आपके 4x बराबर 4 गुने 2, भाई आपकी हो जाएगा 8। ठीक है,
चलो जी आगे बढ़ते हैं। यदि 10, 12, 15 और 100 के औसत का 400% 60 हो। आप मान लो कि जो एवरेज है वो भाई इन पांचों का, इसका 400%, 400% यानी 400 बराबर 60 हो, तो एक एवरेज कितना कितना जाएगा? 200 और 4 से 15, यानी कि 10, 12, 15 प्लस एक्स प्लस वाई का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? एक 5 है ना, 5। इनका जो एवरेज है वो कितना है भाई? 15 है। इनका योग कितना हो जाएगा? 15 × 5, यानी कि आप इनको जोड़ लो, 5 2 7, 37 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 15 × 5 = 75। तो यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं क्या? 5 15 में से 7 जाएगा तो 8, ये 6 में से 3 का 3 तो 38। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है? क्या एक्स और वाई का औसत निकालिए, तो हमें एक्स और वाई का योग कितना है? 38 है। हमें निकालना है, इसका निकालना है एवरेज, तो आप बटा 2 कर लो, तो 19 आपका 19 जोड़ी का 38 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना बच रहा है? 1 मिनट देख लेते हैं हम। एक मिनट right। अभी तो भाई हमने कितना है? 25 सवाल किए ही हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल है। 1 मिनट, चलो। रहीम की मासिक आय कितनी है? 12,000 रुपये। कितनी है? आप यहाँ पर लिखो, 1 मिनट को पेन ले लेते हैं। रहीम की मासिक आय कितनी है? 12,000 रुपये है। कितनी मासिक आय है? ये कब से इनकम हो गया, यहाँ पर लिख लो। और ये मासिक यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 9,960 रुपये दोनों का है। और यहाँ पर आपका अमित इसका भी जो व्यय कितना है? 9,960 रुपये इसका भी है। घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास? सेविंग यानी बचत निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अमित की वार्षिक आय, ध्यान रखना ये आपका मासिक आय नहीं बल्कि आपका वार्षिक आय, यानी ये 12 महीने का है। तो पहले हम निकालेंगे कि मासिक आय, तो सिंपली आप 12 से भागा दे लो, 19, 15 और 20 में। ठीक है, 12 कम 12, 7 1 तो 48, 12 25 7, 5 बार जाएगा 60 से, 1 1 और ऊपर से आएगा 5, तो 12 9 इठोल से 108, 15 से आ जाएगा 7, ये पर खत्म खत्म, ऊपर से आएगा 2, तो वार्षिक 72, ये भी खत्म। जीरो बचा तो जीरो को यहाँ डाल लेंगे, यानी कि भाई जो अमित की मासिक आय कितना हो जाएगी? वो भाई 15,960 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं कि आप इनकी बचत यानी सेविंग का आप अनुपात यानी रेशियो निकालिए, तो कर लेते हैं। आपके ये 10 में से 4 जगह, 10 में से 0, 10 में से जगह 4, आपका ये क्या कर रहा? 9 में 0, ये 11 में से 9 जगह 2। ठीक है, और ये 28, ये है ना? ठीक है, 0 0 9 9 0, 15 में जगह 6। ठीक है, देखो एक शून्य से एक शून्य खत्म। अब 4 से काट लो इसको, 4 25 20, 4 कम 4, ये 4 से 150 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर अब ये 3 से कटेगा 17 बार में, और ये कटेगा 3 से 50 बार में। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा 17:50। कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है अपने यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात कितना है? 3:4:6:8। और चतुर्भुज का परिमाप कितना है? 84 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, परिमाप क्या होता है किसी भी कोई भी आपका चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, परिमाप आपका होता है भाई उसके सभी साइडों का योग। ठीक है, सभी भुजाओं को, सभी भुजाओं का योग क्या होता है? का योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक है, बात खत्म। परिमाप का मतलब यही है कि भाई उसके सभी भुजाओं के, चाहे कोई भी वो, चाहे त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज कुछ भी हो, भाई साहब उसके सभी भुजाओं का योग कितना होगा? क्या क्या आता है? परिमाप कहलाता है। बात खत्म।
तो सिंपल है, हमें यही जो इसकी साइड से भुजाएं हैं वो हमें अनुपात में दिया गया है। सिंपली हम सभी अनुपात को जोड़ लेंगे और इसी का मान अपने 84 दिया गया है। तो 4 3 7, 7 6 13, 13 8, 13 8 21, यानी 21 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 21 और 84 यानी 4 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो लंबी भुजा आपका 8 अनुपात है, तो 800 का 32 का ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर से सीधा। ठीक है, चलिए यदि संख्या संख्या x 33 और 3 1 ये पे 11 से डिवाइड है। ठीक है, तो x का मान निकालना है हमें। क्या करेंगे हम? आपको पता है 11 आपका अच्छा एक को छोड़कर आप उनको जोड़ेंगे तो भाई से गो या तो भाई 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, सिंपली बस यही। क्या भाई x प्लस 3 प्लस 1 यानी कि x प्लस 4 आ रहा है और ये क्या आ रहा है? 3 3 6 यानी कि ये आपका 3 3 6 आ रहा है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? मात्र 2 का। अगर हम x का मान भी अगर 2 रख दें तो संख्या जो हो भाई 11 से कट जाएगी। तो सिंपली हमें x का मान हमें 2 रखना है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मेट्रो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गरिया से दमदम 40 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, स्पीड कितना है? एक मिनट होता है पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखो यदि चालक 32 मिनट में दूरी तय करने का निर्णय लेता है तो उसकी नई चाल क्या होगी? वो हमें घंटा में दिया गया है। तो जो हम ये टाइम यहाँ पर दिया गया मिनट में, हम इसको भी घंटे में बदल लेंगे और इसको भी हम घंटे में बदल लेंगे। आपको पता है कि घंटे में बदलने के लिए हमें भाई 1/60 से गुना करना होता है, सिंपली है ना। तो अब यहाँ पर चाल दिया गया है और यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे को ने अब 40 मिनट है, तो 40 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा? 2/3 होगा। ठीक है, तो कर लो 2/3 घंटा, तो 3 से 20 बार में, यानी कि जो दूरी हो कितनी है? वो 40 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, जो चालक है भाई वो इसको 32 मिनट में है, तो सिंपली आप 32 मिनट को बदल लो। पहले आप क्या बोलते हैं इसको घंटे में, तो 4 8 32 और 15 चौका 60 यानी 8/15 घंटा। ठीक है, तब 4 बार लिख लो, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 40 किलोमीटर। टाइम कितना है? 8/15 है। ठीक है, सिंपली 15 को ऊपर भेज देंगे, 40/8 × 15, 8 5 40, 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटे। कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो बस बन गया, हो गया आंसर। ठीक है, ये देखो ये सवाल जो है जी सवाल है सिंपली आपका सिंपलीफिकेशन वाला है। तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि भाई इसको आप खुद करो, आप इसका आंसर आप खुद बनाओ और आप आंसर कमेंट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु में आप हमारे फादर लिख लो और यहाँ पर आ जाएगा सन हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी ये पुत्र की आयु 1 अनुपात है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगी? 4 अनुपात हो जाएगी, है ना। तभी तो 4 गुना होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद, यानी कि आप यहाँ पर 10 वर्ष जोड़ लो दोनों में, पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी पिता का आयु, यानी कि पुत्र का तब आपका 1 रहेगा तो ये भैया आपका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर रेशियो को बैलेंस कर लो। अब देखो 3 और 1 में कितना डिफरेंस है? 2 का है, और 4 और 1 में कितना डिफरेंस है? 3 का है। सिंपली आप यहाँ पर गुना करेंगे 3 से और यहाँ पर गुना करेंगे हम यहाँ पर 2 से। कर लेते हैं, यहाँ पर फादर हो जाएगा और यहाँ पर सन हो जाएगा। तो उसको पूरे के 4 दूनी क्या? 8 और 1 ये 2, फिर 3 से 3 का 9 और 3, तो 8 3 का 9 बनेगा 9। हाँ, तो 8 से कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट, तो हमें भी दिया गया इस सवाल में कि 1 यूनिट का मान ही 10 वर्ष है। ठीक है, तो पूछ रहा पिता का वर्तमान आयु कितना है? 8 अनुपात है।
तो ये हो जाएगा 10 × 8 बराबर 80 वर्ष। अगर समझ में आया है तो भाई क्लास को अभी अभी लाइक कर दो, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, क्या है यदि 5 की पावर n+2 बराबर 3125 है तो n का मान निकालिए। अब आपको पता है कि 3125 होता है, जो ये पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई ये आएगा आपका 625 में 5 से गुना करने पर इतना आएगा। और हम सबको पता है कि 625 जो है वो 5 के पावर 4 का मान होता है और गुने 5 के पावर 1, यानी कि भाई ये जो है ये पूरा का ये भाई सब 5 के पावर 5 का मान दिया गया है सिंपली। तो आप लिख लेते हैं 5 के पावर n+2 बराबर 5 के पावर 5, ठीक है। अगर यहां तक समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो बेस है दोनों का क्या है, वो समान है। तो बेस से बेस कट गया, क्या बचेगा सिर्फ n+2 बराबर 5, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर प्लस में देगा तो माइनस में था, 5 × 2 बराबर आपका 3। बात खत्म, कहाँ पर है 3, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, ताकि हम नेक्स्ट करेंगे। बाकी आप इस क्लास को ढंग से देखें और इतना सी भाई इसी में से आपके 16 से 18 क्वेश्चंस आराम से आपके एग्जाम में वैसे फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप इसको, ठीक है, आप लिख कर ले लो। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।